एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी जब भी हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में डाउट होता है क्या ये सब्जेक्ट टू टेक्निकल है, क्या मेरा इसमें बैकग्राउंड नहीं है तो भी हम ये ऑप्शनल ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या ये टू टेक्निकल है, किस तरह से अप्रोच करने पे आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन में मास्टरी हासिल कर सकते हो। और आज मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा जो 280 से लेके 300 मार्क्स आपको स्कोर कर सकता है। मतलब 280 टू 300 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको एक डायरेक्शन देगा। ये डायरेक्शन उस हिसाब से देगा, इमेजिन कीजिए कि आप एक पूरे जंगल में हैं और उसके बीच में एक ट्रेल है। वो रास्ते की तरह मैं आपको अगले 20 से 25 मिनट में ये सारी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर कर दूंगा। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कैसे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल है अगर ये सही तरीके से मैनेज किया जाए। तो आप क्या क्या देखेंगे, नेचर ऑफ ऑप्शनल कैसा है, इवैल्यूएटर की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है इस ऑप्शनल के स्टूडेंट से, और क्यों इसमें अंडर परफॉर्म करते हैं काफी सारे एस्पिरेंट्स। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आप अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, क्योंकि जब ये वीडियो देख रहे हैं ना तो पीवाईक्यू आपके साथ होने चाहिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है तो आप सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज सपोर्ट नंबर से ले सकते हैं। ठीक है, वो सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज जब आप 3 साल के पढ़ के इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जो रियलिटी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की उसको समझते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हार्ड नहीं है, ये मिसअंडरस्टूड है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया है। मतलब क्या ये ऑप्शनल सही है आपके लिए, या फिर इस ऑप्शनल को लेने के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है और कौन से वीक एरियाज है जहां पे आपको वर्क करना है। तो 50-60 क्वेश्चन का एक टेस्ट है जो 10 मिनट लेता है। डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको उसका लिंक बन जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। एक बड़ी सी रिपोर्ट जनरेट होगी जो आपको पूरी क्लैरिटी दे देगी कि आप इस ऑप्शनल के लिए कितने तैयार हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्या है? सबसे अच्छी चीज़ है कॉम्पैक्ट सिलेबस है। अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या किसी भी अदर सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो ये कॉम्पैक्ट सिलेबस है। मतलब ना छोटा ना बड़ा, क्योंकि यूपीएससी किसी ऑप्शनल के साथ डिस्क्रिमिनेट तो करता नहीं है। पर सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो सिलेबस है ना वो वेल डिफाइंड है। दूसरी चीज़, जब भी उसमें कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, मतलब अगर आप उसको फर्स्ट पेपर को देखोगे तो जो 60% क्वेश्चन है ना वो कहीं ना कहीं आपको रिपीट थीम में दिखेंगे हर साल। कहीं ना कहीं उसको आगे पीछे करके पूछा गया होगा। और जो पीवाईक्यू पैटर्न है वो भी प्रिडिक्टेबल है इसी वजह से। मतलब एक बार आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, हेरड डोमर की थ्योरी पढ़ ली, हेक्सचर रोलिन की थ्योरी पढ़ ली, वो थ्योरी तो चेंज होनी नहीं। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन में अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मान लीजिए लिक्विडिटी ट्रैप एक कॉन्सेप्ट है, अब वो हर महीने तो बदलेगा नहीं डेटा के हिसाब से, उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकता है बट थ्योरी वही रहने वाली है। तो 60% तक आपकी तैयारी इसमें काफी ज्यादा स्टैटिक होती है। लोगों लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स है तो अपडेट रहना पड़ेगा। हाँ, पेपर 2 में आपको करंट अफेयर्स इंटीग्रेट करने पड़ते हैं, पर जीएस, जब आप जीएस पेपर 3 का इकोनॉमिक्स लिखते हैं वहां पे ज्यादा करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड है इन कंपैरिजन टू द ऑप्शनल। ठीक है, अब इसके बाद भी काफी लोग बिलो पोटेंशियल करते हैं स्कोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जीएस इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करते हैं जीएस इकोनॉमिक्स की तरह, और वो सोचते हैं ऑप्शनल मेरा प्रिपेयर हो जाए। दो रूट के बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेते हैं। एक जिनका बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं। दूसरा जो लोग जीएस पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ जाता है और वो उस तरह से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एंटर होते हैं। मतलब हर बच्चा जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एंटर हो रहा है या तो उसका पेपर 1 स्ट्रांग है या पेपर 2 स्ट्रांग है, दोनों में से दोनों को एक पे मेहनत करनी ही पड़ती है। आप मुझे बताइएगा आप किस रूट से आए हैं। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्या रिवॉर्ड करता है? डेप्थ ऑफ थिंकिंग, नॉट ब्रेड्थ ऑफ रीडिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, वर्टिकल। तो जितना ज्यादा आप डेप्थ में चीजों को समझेंगे पढ़ेंगे वो आपको कॉन्सेप्चुअली उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएस में हम कैसे आंसर लिखते हैं कि इन्फ्लेशन इज देयर और व्हाई इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। बट इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन हमको कैसे लिखना है कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रिपल्ड बाय, वी कैन से, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे ना तो आपका आंसर एक डिस्टिंग्विश फैक्टर में विजिबल होगा एग्जामिनर के सामने। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, वो है
कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कैसे डिफरेंट है जीएस इकोनॉमिक्स से। यही सबसे बड़ी कंसेप्चुअल मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जीएस इकोनॉमिक्स है अवेयरनेस बेस्ड, मतलब जितना आपको इकोनॉमी के बारे में पता होगा, आरबीआई क्या कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या डिसीजन है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या कर रही है, क्या पीआईबी की न्यूज एक्सेट्रा। पर जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन है ना, वो एनालिटिकल और थ्योरेटिकल जाता है। मतलब कैसे कीन्स और क्लासिकल में डिफरेंस है, क्या फिलिप्स कर्व बताता है लॉन्ग रन में, कहाँ से मॉनेटरिस्ट कीन्स को चैलेंज करते हैं। ये है एनालिटिकल, मतलब जो भी थ्योरी है उसका एनालिसिस करना, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स सेम फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। जीएस इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हैवी होती है, मतलब आपको वहां न्यूज़पेपर इंटीग्रेट करना पड़ता है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से भी रहते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट ड्रिवन होती है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मोनोपोली का या ओलिगोपोली का, तो वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। मतलब किंग डिमांड कर्व चेंज नहीं हो जाएगा। वहां पे आपने अगर किंग डिमांड कर्व अच्छे से लेबल करके बना दिया, जिसमें क्लियर कट चीजें डिस्टिंग्विश्ड है, प्रॉपर लेबलिंग है, और उस डायग्राम का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन है, तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। वहीं जीएस में ओपिनियन बेस्ड आंसर्स ज्यादा लिखने होते हैं, जहां पे आप शायद आपकी तरफ से आप पूरा आंसर अच्छा लिखो, फिर भी आपको लगभग 50-60% मार्क्स ही मिलते हैं। जीएस इकोनॉमिक्स में जब भी हम डायग्राम बनाते हैं वो बोनस होता है, जैसे नॉर्मल डिमांड सप्लाई का डायग्राम बना दिया, पर यहाँ पर डायग्राम एसेंशियल है, मतलब डायग्राम बनाने ही हैं। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखो तो आप कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में डायग्राम का लिंक होता ही है। इवन क्वेश्चन में क्लियरली नहीं पूछा गया है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जहां डायग्राम फिट हो सकता है, अननेसेसरी स्टफिंग नहीं है, बट जहां फिट हो सकता है वहां पे आप कीजिए। फिर जीएस में होता है पॉलिसी नरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जीएस की, तो पीएलआई स्कीम हो गई, आत्मनिर्भर भारत स्कीम हो गई। इस तरह से जो भी पॉलिसी सरकार लेके आ रही है, जैसे मेक इन इंडिया लेके आए, मेक इन इंडिया के बाद क्या हुआ, कंपनी इंडिया में तो आ गई पर टैलेंट नहीं था, तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया आया। फिर स्किल इंडिया के बाद बोले कि अब सबको स्किलिंग करना तो मुश्किल है, तो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करो, तो स्टार्टअप इंडिया आया। तो इस तरह से चीजें समझते गए, और जैसे कोविड-19 आया, डिपेंडेंसी और आत्मनिर्भरता की बात आ गई, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई। तो यहाँ पे पॉलिसी आपको नरेट करनी पड़ती है। वहीं इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आपको लॉजिक और रीजनिंग से काम लेना पड़ता है। लॉजिक और रीजनिंग का सिंपल सेंस है कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व से कैसे डिफरेंट होता है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है, रैशनल एक्सपेक्टेशन से कैसे अलग होती है, ये आपको रीजनिंग वहां पे देनी पड़ती है। तो अगर आप जीएस स्टाइल का आंसर लिखोगे ऑप्शनल में, तो आपके लो मार्क्स की गारंटी पक्की है। तो इसलिए जीएस टाइप आंसर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूपीएससी इवैल्यूएटर्स पे। मतलब जब हमारा दिमाग यूपीएससी हर अलग डायरेक्शन में टेस्ट कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि यूपीएससी किस तरह से सोचता है, हमको भी उस डायरेक्शन में समझना है। इसी के लिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। इससे रिलेटेड ना मेरे पास एक आंसर राइटिंग का ई बुक है, जिसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक्स होती है जो अवॉइड करनी है, ये सारी चीजें उसमें क्लियर कट है। सपोर्ट नंबर पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। वॉट यूपीएससी इवेल्युएटर्स एक्सपेक्ट इन ऑप्शनल आंसर, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है आपकी कॉपी से, क्योंकि यहां तो आपके पास नॉलेज है, पर कॉपी पे कितनी रिफ्लेक्ट हो पा रही है, क्योंकि वहां पर आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करेगी। आपको बोलने का मौका तो इंटरव्यू में बाद में मिलेगा। तो मतलब जो चीज हमारे दिमाग में है वो अगर पेपर पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब वो क्या है वो अपन यहां समझते हैं, ठीक है। पहला होता है क्लियर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट। मतलब जो एक इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी होती है, वो सबसे पहले ये देखना चाहता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। इसका एग्जांपल एक सिंपल सा लेते हैं कि आरबीआई ने 2025 में पिछले साल लगातार इंटरेस्ट रेट्स कम किए, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा था। अब इन्फ्लेशन कम क्यों हो रहा था, दो तीन वजह से होता है। या तो कंट्री में उतनी प्राइस बढ़ नहीं रही, या कंट्री की सप्लाई चेन इंटैक्ट हो गई है। मतलब जो प्रॉब्लम आती थी कि टमाटर की शॉर्टेज है, कहीं बफर स्टॉक और ये सब मोबिलिटी, सारी चीज हमारी स्मूथ हो गई, और ये होने से इन्फ्लेशन डाउन हो गया। इन्फ्लेशन डाउन होने से क्या हुआ, रेपो रेट कम करना पड़ा। रेपो रेट कम करने से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट्स कम आ गए। जब इंटरेस्ट रेट कम आ गए मतलब क्रेडिट की ग्रोथ हुई, ज्यादा लोग लोन लेने लग गए।
लोन सस्ते हो गए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया था लो इंटरेस्ट रेट की वजह से उनके रिटर्न कम हो गए, तो वो लोग पैसा अपना इंडिया से बाहर निकालने लग गए। और जब इंडिया से पैसा बाहर जाएगा मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, पैसा बाहर ले जाना है तो डॉलर मांगोगे, रुपये वापस करोगे, तो उस चक्कर में आरबीआई के पास भी रुपया इकट्ठा हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, कैसे डायनामिक्स घूमता है, इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो पहले ही कॉन्टेक्स्ट दे देना है। फिर आता है लॉजिकल फ्लो। लॉजिकल फ्लो सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अब इकोनॉमी में हमको बूस्ट करनी है डिमांड। अगर इकोनॉमी रिसेशन या स्लो डाउन फेस कर रही है तो डिमांड बूस्ट करनी है, तो क्या करेंगे? फिस्कल पॉलिसी से टैक्स रेट कम कर देंगे या फिर टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा देंगे, जो सरकार ने किया 12,75,000 तक। अब 1 रुपया टैक्स नहीं देना है आपकी इनकम अगर 12,75,000 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों की जेब में अब ज्यादा पैसा होगा। जब ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे। अब या तो वो खर्चा करेंगे या बैंक में रखेंगे। बैंक में रखेंगे तो बैंक के पास फंड्स बढ़ेंगे जिनसे बैंक लोन दे सकता है, मतलब इकोनॉमी में इंजेक्शन हुआ। तो ये हमारा लॉजिकल फ्लो हो गया। फिर रेलेवेंट डायग्राम है, एडीएएस मॉडल हो गया, आईएसएलएम मॉडल हो गया। जहां जहां जरूरत है आप वो डायग्राम्स बनाओ, उनके शिफ्ट और उनके मूवमेंट बताओ और प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम बनाओ। स्केल लेके जाओ, कर्व बनाने में इशू आता है तो आप डी ले जा सकते हैं, और ये सारे टूल से आप डायग्राम बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब पर्पस क्या है पता है? कि 30 सेकेंड्स से 60 सेकेंड्स में आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। बहुत तेजी में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, फुल पेज डायग्राम कभी प्रैक्टिस नहीं करना है। ये पेज लिया, इसको 4 पीसेस में काट दिया और फिर छोटे छोटे पीसेस में डायग्राम की प्रैक्टिस की, और वो रेलेवेंट डायग्राम वहां बनेंगे। फिर आ जाता है एनालिटिकल डेप्थ। जैसे जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। जीएसटी का जो कानून है वो फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड भी है, तो भाई एनालिटिकल डेप्थ हो गई। या फिस्कल पॉलिसी की बात करूं तो फिस्कल पॉलिसी क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिंक्ड है ना। और फिर दूसरा, अगर आप फिस्कल पॉलिसी को देखो तो पब्लिक फाइनेंस से, डेट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है। तो ये दो कॉन्सेप्ट, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। माइक्रो अलग पढ़ूंगा, माइक्रो खत्म करके फिर मैक्रो पढ़ूंगा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, बच्चों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। जब वो फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन पूछते हैं तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी पूछते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ता है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, डेट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं जो कि पब्लिक फाइनेंस का है। तो आप देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 सब्जेक्ट टेस्ट कर लिए गए। अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तरह पढ़ेंगे कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा फिर दूसरे पे स्विच करूंगा, आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ही पेपर में मिक्स क्वेश्चंस ढूंढने हैं और मिक्स क्वेश्चंस लिखने भी हैं। एक ग्रोथ का क्वेश्चन लिखोगे, अगला आपको मान लो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का आ जाए। तो इस तरह से चीजें होती हैं। लास्ट है बैलेंस्ड कंक्लूजन। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो तो ठीक है, यहाँ से अपना ओपिनियन नहीं देना है जो कि पर्सनल है। पर्सनल ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता। आप एक एस्पिरेंट है, जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर भी एक बार मैटर करेगा जब आप ट्विटर पे कुछ ट्वीट करेंगे। पर बैलेंस्ड कंक्लूजन का यहाँ क्या मतलब है कि जो चीज सवाल पूछा गया है, जैसे मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज है। अब क्रिटिकली एनालाइज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लीजिए क्रिटिकली एनालाइज हेक्सचर ओहलिन मॉडल। अब ये किसी ने तो क्रिटिसाइज किया ही हुआ है, लियोनटिफ मॉडल है ना, डब्ल्यू लियोनटिफ ने, लियोनटिफ पैराडॉक्स देके। तो हेक्सचर ओलिन में अगर क्रिटिकली एनालाइज वर्ड लिखा है, इसका मतलब हेक्सचर ओलिन के जो अजम्पशंस हैं उन्हें हमें क्रिटिसाइज करना है, फिर उसको एनालाइज करना है कि भाई मॉडर्न इकोनॉमी में कैपिटल मोबिलिटी और या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो निल मानते हैं, कैपिटल मोबिलिटी को फ्री मानते हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल आराम से इधर से उधर जा सकती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जो कि असली में ऐसा होता नहीं है। या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो मानते हैं, बट इन रियल लाइफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है। कंक्लूजन के लिए आपको आंसर जरूर लिखना है। अगर बिना कंक्लूजन के आप लिखोगे तो आप मार्क्स लूज करोगे। इसलिए जगह भी बचानी है, वर्ड्स भी बचाने हैं, और सेम चीज रिपीट नहीं करनी है कंक्लूजन में। मैं आगे आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा आंसर राइटिंग का, तब अपन उसमें भी सीख लेंगे। ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, इवैल्यूएट, एग्जामिन, एनालाइज, क्रिटिकली इवैल्यूएट, इलस्ट्रेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने ना एक पीडीएफ बनाया हुआ है, कौन सा वर्ड
में क्या एग्जैक्ट लिखना है, तो मैंने उसके साथ मीनिंग भी रखा है और वो क्यों चाहिए, मतलब उसमें एग्जैक्ट एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दिया है और कैसे उसका इंट्रोडक्शन शुरू होना वो भी दिया है। नीचे सपोर्ट नंबर 788 करके दिया है, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है, जैसे बुक्स और कोचिंग के नोट्स का रिप्रोडक्शन। जैसे हम भी जो भी हमारे एडमिशन लेता है हम उसको हार्ड कॉपी में मटेरियल देते हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, सेग्रीगेटेड प्रॉपर टू द पॉइंट मटेरियल रहता है। उसके साथ हम लास्ट 5-6 ईयर्स के सॉल्व पीवाईक्यू भी देते हैं। अब बच्चा अगर एज इट इज उनको कॉपी करना सोच रहे हैं तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। मतलब यूपीएससी रिवॉर्ड्स ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। कॉन्सेप्ट आपको याद है पर थॉट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, बुकिश नहीं होना चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा है लेंथी इंट्रोडक्शन। जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि इंट्रोडक्शन ना इंडिकेटिव होना चाहिए। मान लीजिए आपका एक कोई क्वेश्चन है कि मनरेगा काफी सक्सेसफुल रहा रूरल एरियाज में। ओके, सो मनरेगा स्कीम वाज वेरी सक्सेसफुल और हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन रूरल एरियाज। डू यू थिंक अ सिमिलर स्कीम लाइक मनरेगा इन अर्बन एरियाज कैन क्योर द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट? अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मनरेगा रूरल एरिया में सक्सेसफुल रहा तो क्या मनरेगा जैसी स्कीम अर्बन एरिया में अगर इंप्लीमेंट करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सोल्यूशन निकल आएगा? अब ये सवाल मान लो आता है आपका यूपीएससी में और आप इसका इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हो मनरेगा की स्कीम से, आप मार्क्स लूज करोगे। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? इंडिकेटिव इन नेचर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 2 लाइन में आपको एग्जामिनर को यह बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यही सेम क्वेश्चन अगर शुरू करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम पहली लाइन जो स्टेटमेंट है ना उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी उस क्वेश्चन में पहली लाइन में पहले स्टेटमेंट में बता रहा है कि मनरेगा सक्सेसफुल है, तो आपको वहां पे दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं है कि मनरेगा सक्सेसफुल है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सेंटेंस कैसे शुरू करना है, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज हेट्रोजेनस इन नेचर, so a similar scheme like मनरेगा may not be successful if we are not doing any kind of modification according to urban areas। अब मैंने इसमें लिखा कि हेट्रोजेनस है, क्यों? क्योंकि एक रिक्शा वाला है जिसने पढ़ाई नहीं की और वो हैंड पुलिंग वाला रिक्शा चला रहा है या साइकिल वाला रिक्शा चला रहा है, वो बंदा एम्प्लॉयड है। पर इसी के हिसाब से एक और इंसान है जिसने पीएचडी किया हुआ है अच्छी यूनिवर्सिटी से और वो उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयड है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर आप देख रहे हो कितना डिफरेंट है, तो इसीलिए सेम स्कीम नहीं चल सकती। तो इस तरह से जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डेटा डंपिंग विदाउट लॉजिक। जब मैं टेस्ट सीरीज की कॉपी इवेल्युएट करता हूँ ना तो मैं ये देखता हूँ बच्चे हर कहीं डेटा लिखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि इंडिया की जो पब्लिक डेट है वो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा बढ़ रही है इन कंपैरिजन टू द नेशनल गवर्नमेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द रिव्यू ऑफ एफआरबीएम कमिटी एक्ट अंडर एनके सिंह, he said that the public debt should come under 60%। अब जब ये बात हो गई तो उसका एक पैरामीटर बन गया। अब मैंने एक पैरामीटर दिया, फिर मैं उसके बाद करंट डेटा दूंगा कि करंटली स्टेट और सेंटर की इतनी इतनी डेट है, उनको कैसे कम करना है। तब ये डेटा स्टफ हो रहा है आपके सेंटेंस में। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्फ्लेशन लगातार डाउन हो रहा है तो मुझे बताना है कि डब्ल्यूपीआई 2025 के लास्ट मंथ में नेगेटिव जा रहा था, है ना, और सीपीआई भी स्टेगनेंट चल रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे जब मैं कुछ चीज बोल रहा हूं, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं या कोई पॉइंट रख रहा हूं, उसके साथ डेटा बैक कर रहा हूं। तो डेटा बैक करने से आपकी बात का वजन बढ़ता है। क्लैरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर्स मोर देन सोफेस्टिकेशन ऑफ लैंग्वेज। दिमाग में क्लैरिटी रहेगी तो लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती। मतलब हमको जबरदस्ती के जार्गन्स और ये सब यूज नहीं करने। सिंपल क्लैरिटी ऑफ थॉट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हम क्वेश्चन का नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हाउ क्वेश्चंस आर एक्चुअली फ्रेम्ड। अब इसके लिए ना मैंने आपके लिए जो आंसर राइटिंग का पीडीएफ की बात कर रहा था उसमें मैंने ना एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 इंट्रोडक्शन लिखे हैं। एक जेनरिक इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, दूसरा एग्जाम स्पेसिफिक, चौथा एक्सपर्ट लेवल इंट्रोडक्शन। मतलब एक क्वेश्चन के 4 तरीके के इंट्रोडक्शन, जिससे कि आप समझ सको। क्योंकि मैंने जो जितने भी स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में गाइड किया, इवन आप
मेरा और गौरव अग्रवाल जो AIR 1 है 2013 के, और इवन विथ AIR 4 ऑफ 2020 यश जलू का, मैं उन दोनों के साथ जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप देखिएगा जब भी उन्होंने बात की ना, वो आंसर राइटिंग को फ्रेमिंग की बात की है। मतलब स्ट्रक्चर दिमाग में होता है और फिर आप उसको पेपर पे इंप्लीमेंट करते हो। मतलब हर इंसान लिखने से पहले सोचता है। अब मेरा यहाँ पे क्या कहना है कि जो मैंने आपको ई बुक दी है ना, उसमें मैंने अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन दिए हैं और 4 होमवर्क भी दिए हैं। वो अगर होमवर्क आप करोगे और मुझे आप सबमिट कर सकते हो, मैं आपको फ्री में इवेल्युएट करके दूंगा। बट जब आप वो होमवर्क करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि PYQs कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2 ही चीज देता है, और PYQ सेग्रीगेटेड PYQs हमारी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, नहीं तो आप सपोर्ट नंबर पे भी ले सकते हो। काफी टाइम बचेगा आपका, माइक्रो मैक्रो सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड PYQs है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मतलब क्या नेचर होता है उनका। दे आर ओपन एंडेड, सिंपल सेंस में मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज फिलिप्स कर्व, या फिर हम जीएस और ऑप्शनल को कंपेयर करते हैं, इन्फ्लेशन के टॉपिक ले लेते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, अब व्हाट इज इन्फ्लेशन ये हो गया जीएस का क्वेश्चन। तो व्हाट इज मतलब जीएस, एंड व्हाई इट इज मतलब इकोनॉमिक्स ऑप्शन। अब हम व्हाट इज इन्फ्लेशन जीएस का क्वेश्चन हो गया, व्हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया इज स्टिकी, इज इट ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज नॉट वर्किंग वेल। आप समझ रहे हो, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने की वजह मैंने 2 या 3 चीजों से उसको लिंक किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए ये ओपन एंडेड होते हैं। ऑफन आस्क, एक्सप्लेन, एग्जामिन, एनालिसिस, अलग अलग डायरेक्टिव दिए जाएंगे और इन डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, ठीक है। दे एक्सपेक्ट मॉडल बेस्ड रीजनिंग, मतलब कोई भी मॉडल है उसके बेस्ड रीजनिंग, लाइक फॉर एग्जांपल हेरेड डोमर मॉडल की बात करते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो की वो बात करते हैं, और फिर नाइफ एज इक्विलिब्रियम पहुंचने की बात करते हैं। वहीं सोलो मॉडल की बात करूं तो वो टेक्नोलॉजी पे काफी फोकस देते हैं, स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं। वैसे ही एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, वैसे ही बाकी सारे लुइस डुअल सेक्टर मॉडल है जो इंडिया से काफी कनेक्ट करता है, तो वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मॉडल बेस्ड रीजनिंग आपको समझ में आए। मतलब अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसको लुइस मॉडल से कैसे कनेक्ट करें कि भाई एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज जाते हैं, पर इंडिया ने जो ये लीप ली वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विसेज चले गए, और अब हम वापस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, जिससे कि इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बना ले, ताकि बाहरी ताकतें हमें धमकाए ना हर कभी, उनकी भी डिपेंडेंसी हम पे हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एक्सप्लेन इन्फ्लेशन इन इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल, एनालाइज इन्फ्लेशन डायनामिक्स यूजिंग डिमांड सप्लाई एंड एक्सपेक्टेशन। अब ये क्वेश्चन है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मिलेगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। यूपीएससी अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो द डेफिनेशन, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, उनको पता है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन है, आपको इन्फ्लेशन तो पता ही होगा कि क्या होता है। अब स्टूडेंट्स क्यों अंडर परफॉर्म करते हैं, मेरे पास काफी सारी मार्कशीट्स आती हैं जिसमें बच्चे ना 230 240 इसके आसपास अटके रहते हैं, एंड देन दे थिंक के सर ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये 20-30 नंबर आगे के कैसे बढ़ेंगे। ये 5 मार्क्स किलर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। दीज आर 5 साइलेंट मार्क्स किलर। फर्स्ट, राइटिंग थ्योरी हैवी आंसर, मतलब जब हम आंसर लिखें तो हम थ्योरी लिख दी, ना लॉजिक दिया, ना एनालिसिस किया, ना करंट अफेयर से कनेक्ट किया, ना डेटा दिया, ये प्रॉब्लम। पुअर और नो डायग्राम, जैसा कि मैंने कहा, या तो डायग्राम बनाया तो नीट एंड क्लीन नहीं है, प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है, उसका कोई कैप्शन नहीं है, वो क्यों बनाया, उसमें कोई शिफ्ट हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो भी आपने रीजनिंग नहीं दी। फिर नो स्ट्रक्चर इन 20 मार्क्स आंसर, बड़े जो आंसर होते हैं ना उनमें स्ट्रक्चर होना चाहिए। मान लीजिए बड़ा आंसर आता है इंडिया से रिलेटेड, है ना, इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड और इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स, कोर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लाइक टैरिफ है, टैरिफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, पर वहीं इंडिया और यूएस की बात करें तो वो इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बन गया। तो हो सकता पेपर 2 में वो आपसे डायरेक्टली टैरिफ से रिलेटेड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एंगल ना पूछे,
बट वो क्वेश्चन इस तरह से बना है कि आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट भी वहां पे चेक हो जाए। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन 2 या 3 लाइन का है, फिर बॉडी है, बॉडी में भी आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने, एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना है, फिर उनको भी एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बन सके तो डायग्राम बनाना है, उसके में मैथमेटिकल और क्वांट कुछ नहीं आता, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, वो आपको लिखना ही नहीं है। फिर कंक्लूजन में आपको टेक अवे लेना है, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको स्टैंड लेना है तो आपको वहां स्टैंड लेना है, आप उस वक्त बैलेंस व्यू या डिप्लोमेटिक आंसर देके भाग नहीं सकते। फिर आ जाता है इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, जो कि मैंने आपको कहा सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज हैं, सपोर्ट नंबर से आप ले लेना, क्योंकि इसको इग्नोर किया ना यूपीएससी वैसे ही 2 चीज देता है, सिलेबस और पीवाईक्यूज। और सिलेबस आपने देखा कितना ही डिफाइंड होता है, तो पीवाईक्यू से आपको सब टॉपिक्स मिल जाते हैं। वो सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखे हैं, आपका कम से कम 2 या 3 दिन का मेहनत बच जाएगा। ओवर रिलायंस ऑन टू मेनी सोर्सेस। अब बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन का इशू है यहाँ पे। दे थिंक कि मैं एक बुक को 5 बार पढ़ूंगा तो ये रिवीजन है, नहीं, दिस नॉट अ रिवीजन। आपने बहुत सारी फैकल्टीज को सुना होगा, वो कहते हैं कि 5 बुक एक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक 5 बार पढ़ो, नहीं, सेम वही चीज पढ़ोगे, कहाँ से याद रहेगा। बुक पढ़नी है। मैं स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग सेशन होता है ना 20 आवर्स का, उसमें मैं बच्चों को एक एक चीज बताता हूँ। मैं उनको सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले ब्रीफ करता हूँ कि आंसर में चाहिए क्या यूपीएससी को। जैसे मैं आपको 15-20 मिनट में जो चीज अभी बता रहा हूँ वो वहां 2 घंटे में बताता हूँ। अब ध्यान से सुनना, अब उसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज है, जब हम आंसर राइटिंग लिख रहे हैं या आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमारा मेंटल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इंडिफरेंस करके अजम्पशंस है, अब मैंने पढ़ लिए, कल क्लास अटेंड कर ली, अब जब अगले संडे में आंसर राइटिंग करूंगा तो मैं वो इंडिफरेंस कर को छुपा दूंगा और मेंटली स्टूडेंट को बोलूंगा कि कितना याद है। अब मान लीजिए 5-6 अजम्पशन में से 2 या 3 उनको याद रहे, बाकी नहीं रह गए, तो उनको पता चलेगा ये 2-3 मैं हमेशा भूलता हूं। दिस इज हाउ यू हैव टू डू रिवीजन। मतलब बुक बंद करके रिवीजन करना ही रिवीजन होता है, नहीं तो वो तो री रीडिंग बोलता हूं मैं उसको, दोबारा से पढ़ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन फेल्स स्टूडेंट्स इन एग्जीक्यूशन नॉट प्रिपरेशन। एग्जीक्यूशन इज द की। अब जैसे मैं ये वीडियो में जो भी चीज बताया, कुछ लोग सुन के इसको प्रवचन की तरह छोड़ देंगे, कुछ लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कुछ लोग इसको 2-3 महीने तक इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ लोग अगली एग्जाम तक इंप्लीमेंट करेंगे। तो एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट नॉट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सबकी लगभग एक जैसी होती है, सोर्सेज सबके सिमिलर है ना। व्हाट मेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल हाई स्कोरिंग, कैसे इसमें हाई करें स्कोर और क्या एडवांटेज है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला है डायग्राम बेस्ड जो आंसर होते हैं ना, उसमें आप एक्स्ट्रा मार्क्स आराम से ले सकते हो क्योंकि मार्क्स कट करने का स्कोप नहीं रहता। ठीक है, फिर लॉजिकल क्लैरिटी इज रिवॉर्डेड। तो जैसे मान लीजिए आपने बोला फिलिप्स कर्व है, शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का, वहीं लॉन्ग रन में वो वर्टिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड ऑफ खत्म हो जाता है, वो ट्रेड ऑफ का इंपैक्ट नहीं होता। तो ये हो गई क्लैरिटी। अब इसी क्लैरिटी को इंडियन इकोनॉमी से लिंक करो, क्या इंडियन इकोनॉमी फिलिप्स कर्व को एप्लीकेबल है या नहीं। इंडिया के पास 2 डेटा आ रहे हैं, मान लो ईपीएफओ का डेटा आ रहा है और पीएलएफएस का डेटा आता है एम्प्लॉयमेंट का। अब एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बताता है, एक बताता है कि कितनी लेबर फोर्स करंटली एम्प्लॉयड है, दोनों में से कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। ये होता है लॉजिकल क्लैरिटी। ठीक है, सिलेबस का ओवरलैप है, मतलब जीएस 3 में आपका 60% सिलेबस इकोनॉमी है, वो कवर हो जाएगा इससे। मतलब फुल जीएस इकोनॉमी प्लस प्रीलिम्स के 20 से 22 मार्क्स, 20 to 22 मार्क्स। अभी आप 2025 का जो पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, आप उसमें देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स रिलेटेड इंडाइसेस या करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। सेम चीज आप एसए में देखेंगे तो हर बार एसए एक ऐसा आता है जो इकोनॉमी से कहीं ना कहीं लिंक होता है, जिसको आप और अच्छे से लिख सकते हो। तो लगभग 800 मार्क्स का आपको इसमें बेनिफिट हो जाता है। कैसे? 500 मार्क्स का ऑप्शनल, 125 मार्क्स का जीएस, 125 मार्क्स का एसए, तो ये कितना हो गया 750, प्लस 50 मार्क्स हो जाता है ज्योग्राफी एथिक्स की एक केस स्टडी या हिस्ट्री से रिलेटेड, जहां आपकी इकोनॉमी की नॉलेज यूज हो जाती है। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल इज वन ऑफ द फेयरेस्ट ऑप्शनल। फेयरेस्ट में क्यों बोल रहा हूं, ऐसा नहीं मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूं इसीलिए फेयरेस्ट बोल रहा हूं,
मेरा ये कहना है कि अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो मार्क्स देने पड़ेंगे। इट्स अ फेयर चांस फॉर एवरीवन। ठीक है। ऑप्शनल रिवॉर्ड्स थिंकर्स नॉट मेमोराइजर। तो रटने से यहाँ काम नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, थ्योरी भी रट लोगे नहीं होगा, आपको चीजें समझनी ही पड़ेंगी। अगर लिक्विडिटी ट्रैप है तो वो अगले महीने चेंज नहीं हो जाएगा, पर लिक्विडिटी ट्रैप के हो सकता है एग्जाम्पल्स चेंज हो जाए, एप्लीकेशन चेंज हो जाए, पर कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। ठीक है। व्हाट एन आइडियल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आंसर लुक लाइक, कैसा दिखता है एक आइडियल इकोनॉमिक्स ऑप्शन का आंसर, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो ये आंसर आर्किटेक्चर है, इससे आपकी रैंक बूस्ट होगी। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट और अजम्पशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कंपेरेटिव एडवांटेज का मॉडल है 2 × 2 × 1। वहीं हेक्सर-ओलेन आते हैं और 2 × 2 × 2 करते हैं, मतलब 2 कंट्री 2 प्रोडक्ट एंड 2 फैक्टर। तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट और अजम्पशन आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कोर इकोनॉमिक्स का मॉडल है। तो कंपेरेटिव एडवांटेज के पहले क्या था, एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो रिकार्डो ने कहा कि अगर दोनों कंट्री में से किसी एक कंट्री के पास ही दोनों एडवांटेज हैं, स्टिल दे कैन ट्रेड। ये हो गया कोर इकोनॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद आपने टेबल वाला डायग्राम बना दिया रिकार्डो का चीज दिखाने के लिए। फिर उसके बाद आपने एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि रिकार्डो का मॉडल है जो आगे जितने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मॉडल है उसका बेसिक रहा। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, बट डेविड रिकार्डो मोस्ट लॉजिकल पर्सन थे। उनने रेंट की थ्योरी भी दी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और कंपेरेटिव एडवांटेज जो आज भी वैलिड है, उसी के एक्सटेंशन बनते रहते हैं, पर वो आज भी बेस है। फिर उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि कैपिटलिज्म डूब जाएगा, पर कैपिटलिज्म ने अपने एडजस्टमेंट कर लिए। मतलब वेलफेयर, लेबर का ध्यान रखा, लेबर प्रोटेक्शन आ गया, लेबर लॉस आ गया, जिससे कि कैपिटलिज्म बंद होने से और मरने से बच गया। और उसके बाद आता है लास्ट अपना बैलेंस्ड कंक्लूजन। बैलेंस्ड मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि कंक्लूजन बायस नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसीलिए मेरा कहना है कि यहाँ पे ये बैलेंस है। सो इफ स्ट्रक्चर अलोन कैन इम्प्रूव मार्क्स बाय 20 to 30, अगर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है तो भी आपके मार्क्स इतने बढ़ सकते हैं, आप सोच रहे हैं। तो जो स्टक है ना लोग 230 240 पे, वो इसको जरूर फॉलो करें। ठीक है। अगर आपको उसका मॉडल आंसर चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा कि किस टाइप का एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो होता है। ठीक है। फाइनल टेक अवे, हु स्कोर्स 300+ इन ऑप्शनल, कौन स्कोर करता है। प्रोफाइल ऑफ हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स, मैंने कई कॉपीज देखी हैं, लगभग 1000 से ज्यादा इवेल्युएट की है। उसके बेसिस पे मैंने 4 एरियाज निकाले हैं ना, 4 एरियाज। पहला है कंसेप्चुअली डिसिप्लिन, मतलब मैं आपसे सोते हुए भी पूछूं कि कीन्स और क्लासिकल में क्या डिफरेंस है, कौन सा लॉन्ग रन है कौन सा शॉर्ट रन है, तो आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर डायग्राम कॉन्फिडेंट, मतलब 30 सेकेंड्स में आपको क्विकली डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें मूवमेंट क्या है, ISLM कर्व यहां बढ़ रहा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो क्या होगा, LM कर्व कब शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, और अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है तो LM कर्व पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। ये होता है डायग्राम कॉन्फिडेंट। माइक्रो की बात करूं तो हिक्स और स्लट्सकी 2 लोगों ने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिया। अब इसमें सवाल है किसका बेहतर है, तो स्लट्सकी का बेहतर है, क्योंकि वो कंज्यूमर को एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे बिठाता है। तो हिक्स और स्लट्सकी में स्लट्सकी का जो कंज्यूमर है वो हायर इंडिफरेंस कर्व, मतलब हायर सेटिस्फेक्शन पे है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होते हैं डायग्राम कॉन्फिडेंट। तीसरा है PYQ ड्रिवन, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर से पूछे जाएंगे। कई कम नंबर में होगा तो ज्यादा में पूछ लेंगे, ज्यादा में होगा तो कम में पूछ लेंगे, इंटरलिंक करके पूछ लेंगे, और हर दूसरे तीसरे साल आप देखोगे कि क्वेश्चन की थीम रिपीट हो रही है। इसके लिए भी मैंने एक हीट मैट्रिक्स बनाया है, मतलब 2011 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका एक मैप बनाया है। और वो मैप में पता है क्या है, जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो ना उसके सामने रेड डॉट लगाया है। तो हीट मैप में ये बता रहा है जहां रेड रेड ज्यादा है मतलब वो ज्यादा रिपीटेड, और फिर ग्रेजुअली जो कलर लाइट होते जाता है तो उसमें कम है। तो वो भी आप जरूर ले लीजिएगा सपोर्ट नंबर से। ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर्ड राइटर, मतलब ये सब तो है ही, उसके बाद स्ट्रक्चर IBC मेथड, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इंडिकेटिव, कंक्लूजन बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक।
बॉडी में सारी चीजें हैं। बॉडी में कौन कौन सी चीजें? कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। एक वाटर बॉटल इमेजिन कीजिए, उसमें जो पानी है वो हो गया कंटेंट और जो बॉटल है वो हो गया कॉन्टेक्स्ट। मतलब वही पानी अगर मैं जमीन पे फेंक दूं तो उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा, बट कंटेंट वही पानी रह जाएगा। तो इसीलिए बॉडी में कब क्या करना है, कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टफ करना है, कैसे डेटा डालना है, कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, कैसे एग्जाम्पल्स डालने हैं, और कैसे उसको इंटरलिंक करते हुए एक लॉजिकल फ्लो बनाना है। इसीलिए मैं बच्चों से कहता हूँ न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑप्शन इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग बट एक्सप्लेनिंग अ फ्यू थिंग्स परफेक्टली। दोज हु आर एबल टू डू इट दे कैन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये 7 वीडियो की सीरीज है, 7 वीडियोस की। दिस इज द फर्स्ट वन, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू इकोहॉलिक्स to get the notification about the other 6. Thank you so much and have a nice day. Jai Hind.